Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। यहां पर हरियाणा हायर जुडिशरी के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं एंड एग्जाम फॉर्म के अंदर एक बहुत यूनिक बातें हमारे को समझने वाली हैं कि हो सकता है कि हरियाणा जुडिशरी की जब नोटिफिकेशन जूनियर डिवीजन पोस्ट के लिए आएगी तो शायद ये चेंजेस वहां पे भी कोई ना कोई चेंज हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नए चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं। तो ज्यादा देरी ना करते, आपको स्क्रीन के ऊपर हमारी नोटिफिकेशन यहाँ पे साफ दिख रही होगी। हरियाणा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से यहाँ पर हरियाणा हायर सुपर जुडिशियल सर्विस 2023-2024 के फॉर्म आ चुके हैं। क्लियर तौर पे 25 सीटें हैं, 23 सीटें अपनी नई आई है, 2 सीटें पुरानी वाली हैं। अब अगर मैं बात करूं, 9 सीटें जनरल वालों को अलॉट हुई है, ईडब्ल्यूएस वालों को 3, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 3, बीसीए यानी बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी 1 वालों के लिए 4, बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी बी वालों के लिए 2, ईएसएम के लिए 2, पीडब्ल्यू के लिए 2, टोटल 25 सीटें यहाँ पे अलॉट करी गई है। अब मुद्दे वाली बात यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया याद रखिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपना जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट पे करंटली है, अपना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, XYZ कोई भी पोस्ट पर है, तो वो व्यक्ति अपना इस पर्टिकुलर हायर जुडिशरी का फॉर्म नहीं भर सकता है, पेपर नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2020 में एक जजमेंट पास करा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2020 के अंदर जब ये जजमेंट आया था, 19 फरवरी 2020 को जजमेंट पास हुआ था। जजमेंट का नाम है धीरज मौर्य वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां पे बोला था कि जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, जुडिशियल ऑफिसर्स जो होते हैं, जो अभी अपनी करंट सर्विस में हैं, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन दी करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब कि हायर जुडिशियल सर्विस की जो वैकेंसी निकाली गई है ना, ये डायरेक्ट बार में से निकाली गई है। तो भाई हम वकीलों का एग्जाम लेंगे जो अपनी 7 साल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो हम उनका एग्जाम लेंगे, वो पेपर देंगे और वो पेपर देने के बाद में अपना प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होगा, अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो वो पेपर देंगे, फिर अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो ये उनका मेथड है। तो ऐसे केस में यार हम वकीलों की बात कर रहे हैं, तो कोई जुडिशियल ऑफिसर होगा, वो वकील तो है नहीं, तो उसको फॉर्म भरने के लिए कैसे अथॉरिटी दी जा सकती है? यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि हाँ, ऐसे पर्टिकुलर वैकेंसीज में जजेस को अलाउड नहीं है, जुडिशियल ऑफिसर्स को अलाउड नहीं है फॉर्म भरने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू दी एडीजे लेवल। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है? ठीक है। अब पे स्केल की बात करूं, पे स्केल बहुत अच्छा होता है। 1,44,840 रुपीज, लगभग मान के चलिए 1.5 लाख रुपए आपके हाथ में हर महीने आएंगे। अलाउंसेस अलग चीज हो जाती है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, एडवोकेट होने चाहिए, एनरोल्ड होने चाहिए, एंड वर्ड यूज कराए, और साथ ही में आपके पास 7 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 7 साल का एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होगा, तभी लोग आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और याद रखिएगा एक बात और है इसके अंदर, कि आपके पास, चलो मान लेते हैं 7 साल का एक्सपीरियंस है एडवोकेसी का, यहां पे बोला गया है कि भाई आपको ना मिनिमम 3 सालों का अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने भरी होगी वो आपको शो करनी पड़ेगी, और हर साल आपने मिनिमम 5 लाख रुपए महीना कमाए होंगे अपनी वकालत से। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक एडवोकेट हूं, मेरे पास अपना 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने अपनी वकालत करते करते इन 7 सालों में मिनिमम मेरे को 3 साल की ITR की डिटेल्स यहां पे फॉर्म भरते टाइम मुझे देनी पड़ेंगी। अब उस 3 साल की ITR के अंदर मिनिमम मैंने 5 लाख रुपए हर साल में 5 पर एनम, यानी कि हर साल मेरे को 5 लाख रुपए की अर्निंग मेरी वकालत करने से, मेरे केस लड़ने की वजह से मुझे हुई है, वो भी मुझे ITR के, और मैंने ITR भी उस चीज की भरी है, इनकम टैक्स रिटर्न मैंने उस चीज की भरी है, ये डिटेल मुझे शो करनी पड़ेगी फॉर्म भरते दौरान। यानी कि 7 साल प्लस ITR, एनुअल इनकम 5 लाख रुपए, 3 सालों की ITR मुझे शो करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर कोई बैकवर्ड क्लासेस से है, शेड्यूल कास्ट है, फिजिकली चैलेंज है, एक्स सर्विसमैन है, इनको बोल दिया कि भाई आपको 5 लाख रुपए ही शो करने की जरूरत नहीं है, आप अगर 3 लाख रुपए की भर दोगे काम बन जाएगा। तो जनरल वालों के लिए 5 लाख, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 3 लाख रुपए की ITR आपको भरनी है हर हाल में। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और आपने जो 10th के अंदर अपनी हिंदी एज अ सब्जेक्ट के तौर पे अपनी पास करी होनी चाहिए। ठीक है। बट याद रखना, जो पेपर है ना आपका, वो इंग्लिश में ही होगा। आपका मेंस का पेपर इंग्लिश में ही होगा। केवल जो हिंदी का लैंग्वेज पेपर होगा वो हिंदी में होगा, बाकी सारे पेपर इंग्लिश में होंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा। और यहां पे बोल दिया कि अगर एडवोकेट हैज द कंटिन्यूइंग इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 years एज अ कट ऑफ डेट एंड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, member of the judicial service having 7 years of experience of practice before they may join as or having combined experience। इसका मतलब ये है कि भाई देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास 3 साल का मेरे पे एक्सपीरियंस था, और मैं फिर जज बन गया, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन गया, और 4 साल का वो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा
4 साल तक मैंने अपनी सर्विस दी, तो 4 प्लस और 3 साल की एडवोकेसी, इसको कंबाइन करके क्या मैं अपना 7 साल का एक्सपीरियंस होने के ये शो कर सकता हूं और इसका फॉर्म भर सकता हूं। इस केस में पूरा क्लियर तौर पे बता दिया था, धीरज मोर वर्सेज ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2020 सुप्रीम कोर्ट के ऑफ इंडिया के अंदर, यहाँ पे क्लियर तौर पे बता दिया था कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे बोला 7 साल मतलब पूरा 7 साल कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, आप कहीं पे और अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई और जॉब नहीं करे होने चाहिए। 7 साल मतलब 7 साल आपका एज एन एडवोकेट आपका एक्सपीरियंस काउंट करा जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। ये बात क्लियर बोल दी है, बहुत कंफ्यूजिंग आती थी, बहुत दिक्कतें होती थी, क्योंकि क्या हुआ है ना, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज करके इन्होंने एक मामला सेट कर दिया है कि भाई जल्दी जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाना है, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन निकालो, हर एक पॉइंट उसके अंदर डाल दो, हर एक रीजनिंग उसमें डाल दो, हर एक क्लॉज उसके अंदर डाल दो, ताकि ये जो नोटिफिकेशन कभी चैलेंज हो ही ना पाए, क्योंकि अब चैलेंज होगी फिर दोबारा एग्जाम डिले हो जाएगा वगैरह वगैरह। इसलिए उन्होंने सारी चीजें एक ही नोटिफिकेशन में डाल दी हैं। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन आपका एक से ज्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, अगर शादी कर रखी है तो गवर्नर की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर्म भरने से पहले वगैरह वगैरह, और कभी कन्विक्ट नहीं होने चाहिए, और एडवोकेट एक्ट का मिसकंडक्ट आपके ऊपर डिस्मिनरी कमेटी नहीं लगनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 35 साल मैक्सिमम 45 साल, ये क्लियर है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा 5 साल होगा, यानी कि 50 साल की उम्र के बंदे भी होंगे तो भी आप फॉर्म भर सकोगे। रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे बता रखा है, आप इसको रीड कर लेना, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब एग्जाम होगा कैसे। यहाँ पे बोला केवल मेंस का एग्जाम होगा और एक वाइवा वॉइस होगा, खत्म। प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होगा, याद रखिएगा मेरी बात। यहां पे लिखा है केवल 2 स्टेजेस में हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, एक तो मेंस का और एक इंटरव्यू का, बात खत्म हो जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बोलिए कि अगर लगता है कि भाई हमारे पे ना एप्लीकेशन के फॉर्म बहुत सारे आ गए हैं, अब बच्चों की छटनी करनी है, उस केस में ये प्रीलिम्स का अपना पेपर कंडक्ट करवा लेंगे प्रीलिम्स का, वरना सीधा मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। क्योंकि तुम खुद बताओ, इतनी हाई एलिजिबिलिटी सेट कर दी गई है, आपके पास एडवोकेट की डिग्री होनी, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, वकील होने चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल की आईटीआर, 5 लाख रुपए तक की इनकम की शो करनी है, ठीक है। और अगर आप जज हो तो फॉर्म नहीं भर सकते हो। इतनी सारी एलिजिबिलिटी भाई पैनल ने लगा दी, तो आधे से ज्यादा लोग तो पहले ही बाहर हो गए, ऐसे आधे से ज्यादा लोगों की छटनी तो पहले ही बाहर हो गई है। अब उसमें भी तुम प्रीलिम्स कंडक्ट करवाओगे तो ये तो जायज बात नहीं है, इसलिए सीधा मेंस और सीधा इंटरव्यू, काम खत्म। और अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं फिर प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ये डिपेंड करता है। बेयरएक्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जब आप लॉ के पेपर्स अपना रिटन पेपर में दे रहे होंगे वहां पे आपको बेयरएक्स प्रोवाइड होंगे, ये बात क्लियर है। आपका जो मेंस का पेपर होगा 750 मार्क्स का होगा, 250 नंबर का आपका वाइवा वॉइस होगा, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू होगा। और पेपर जो है पूरा का पूरा इंग्लिश में कंडक्ट होगा। जो लैंग्वेज पेपर है हमारा हिंदी का, वो केवल और केवल हिंदी में होगा, बाकी सारे पेपर इंग्लिश में होंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मिनिमम आपको हर पेपर में 40 नंबर लाने हैं, और एग्रीगेट अगर मैं टोटल की बात करूं, सारा का सारा कैलकुलेट करने के बाद में आपके अगर 50% बनेंगे तो आप पास डिक्लेयर होंगे, तो आप इंटरव्यू के स्टेज पे जाओगे, वरना नहीं जाओगे। टोटल 1000 मार्क्स में से अगर आपके 500 नंबर आ रहे हैं तो आप एग्रीगेट बिल्कुल पास हो, जज में कट ऑफ लिस्ट में नाम आपके आने की पूरी पूरी उम्मीद हो सकती है, याद रखिएगा। और हर सब्जेक्ट में 40 मिनिमम, एग्रीगेट करा जाए 50 मिनिमम आपको लाने ही लाने हैं। 1000 रुपए का फॉर्म होगा, रिजर्व वालों के 500 रुपए का फॉर्म होगा, ठीक है। और हाँ याद रखना, ये ऑनलाइन नहीं भरना, में इसका कहना भाई आपका फॉर्मेट दूंगा, वो फॉर्मेट आपको भरना है। डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, इनके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपए का या 500 रुपए का बना के, फॉर्म भर के, आईटीआर की डिटेल्स भर के, और भी कोई फॉर्म इन्होंने बोला है वो भर के, फिर आपको अपना फिजिकली आपको खुद जाना है और जमा करा के आना पड़ेगा, याद रखिएगा। कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना। चलो जी, लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक आपको फॉर्म भर देना है। अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन बाय द पोस्ट आप लगा सकते हो, पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, फिजिकली भेज सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं आपको, और फॉर्म का मैं फॉर्मेट दिखा देता हूं, ठीक है। उससे क्या आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। ये सारे नेक्स्ट है, आपको इसको रीड एक बार कर लेना, जो जो चीज आपके लिए रेलेवेंट रहेंगी ना उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये देखो, ये रहा हमारा फॉर्म जो हमें भरना है। नाम भरना है, फादर नेम, नेशनैलिटी, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एंड सेल्फ अटेस्ट सर्टिफिकेट आपका 10वीं का, जिसमें मैंने बोला था हिंदी आपके पास होनी चाहिए। एंड कब कब क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एनरोलमेंट नंबर, 7 साल का एक्सपीरियंस है नहीं है, डिटेल्स बतानी अपनी प्रैक्टिस की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नहीं हो, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी। फॉर्म भरना पड़ेगा बहुत अच्छे से, फिर अपना सिग्नेचर करोगे, एड्रेस लिखोगे, सारी चीजें यहाँ पे लिखोगे, डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरोगे। अब आ जाओ हमारे सिलेबस के ऊपर। देखो यहाँ पे सिविल लॉ 1 होगा, सिविल क्रिमिनल लॉ होगा, सिविल लॉ 2 होगा, लैंग्वेज का पेपर होगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा। सिविल लॉ 1 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी रजिस्ट्रेशन, स्पेसिफिकली टीपीए लिमिटेशन, आईपीसी नारकोटिक ड्रग्स एक्ट, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, हिंदू लॉ, रेंट लॉ। मुस्लिम लॉ नहीं डाला हुआ इन्होंने यार, बहुत अजीब बात है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
और ये सब अपना रिटर्न मार्क्स को डिवाइड करा हुआ है। अब वाइवा वॉइस के लिए मैंने आपको बताया था 250 नंबर का वाइवा वॉइस होगा, जिसमें जनरल नॉलेज इंक्लूड होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन होंगे, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें डिटेल्स होंगे, एक एनओसी आपको भरनी पड़ेगी। ये भरने के बाद, सारे फॉर्म्स भरने के बाद फिर आपका फाइनली फॉर्म फिल आउट हो जाएगा एंड आप हरियाणा जुडिशरी जो हायर वाला है इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो, एक बार मुझे अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो और फॉर्म भरने के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कुछ टाइम पे याद रखिएगा, उम्मीद है कि अब आपने हरियाणा जुडिशरी, लोअर जुडिशरी वाली जो होती है सिविल डिवीजन वाली, वो भी फॉर्म आउट हो जाएंगे, याद रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।